पिछले एपिसोड में आपने देखा, रात के 3 बजे रोहित एक सुनसान बस स्टैंड पर उतरा। पूरा शहर नींद में डूबा था। होटल, दुकानें सब बंद। भूख से तड़पते हुए वो खाने की तलाश में अंधेरी गलियों में निकल पड़ा। तभी एक अजीब सा अधेड़ आदमी उसे मिला, जिसने डे नाइट कैंटीन का रास्ता बताया। लेकिन उसके चेहरे पर थी एक अजीब टेढ़ी मुस्कान। बारिश, बदबू और अंधेरे गलियारों को पार करते हुए रोहित एक पुरानी कैंटीन तक पहुंचा, जो बाहर से जर्जर पर अंदर से बिल्कुल चमचमाती हुई थी। मेन्यू में थे अजीब दाम। वड़ा पाव 1 रुपया, राइस प्लेट 5 रुपए, और बिना ऑर्डर दिए ही खाना उसकी टेबल पर आ गया। रोहित ने जैसे ही सिर उठाया, वेटर गायब, पूरी कैंटीन खाली। फिर वो बूढ़ा वेटर लौटा और बोला, आपके बिल की नोंद हो चुकी है। रोहित ने 50 रुपए दिए, मगर वेटर ने सिर्फ घूरा और पूछा, खाना कैसा था? रोहित ने जवाब दिया, बहुत अच्छा। उसके चेहरे पर आई राहत, मगर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। रात को लॉज में रोहित को फिर वहीं फुसफुसाहट सुनाई दी। साहब, राइस प्लेट लाऊं? साहब, राइस प्लेट लाऊं? अब सवाल यह है, क्या वो कैंटीन वाकई में थी, या कोई मरा हुआ रसोइया आज भी किसी जवाब का इंतजार कर रहा है? आगे की कहानी देखिए डरावनी होटल पार्ट 2 में। रोहित को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। आईने में अपनी गली सड़ी हालत देखकर उसका संतुलन बिगड़ने लगा। उस कैंटीन के खाने में ऐसा क्या था कि उसे अब खाने का एक कण तो दूर, पानी की एक बूंद तक दिखाई नहीं दे रही थी। यह सब यकीनन कल्पना से भी परे और उतना ही भयानक था। रोहित धीरे धीरे आईने के पास गया। उसके गाल अंदर धंस चुके थे, आंखें बाहर को निकली हुई थीं। उसने अपनी शर्ट उतारी और खुद को गौर से देखा, और जैसे ही उसने अपने सीने पर नजर डाली, वह अचानक पीछे हट गया। उसके सीने पर 5 समानांतर रेखाएं गुदी हुई थीं। यह सब कैसे और कब हुआ? दोपहर में जब वह आया था तब तो सब सामान्य था, फिर इतनी ड्रास्टिक अचानक तब्दीली कैसे आ गई? और उसके सीने पर ये 5 रेखाएं कब और कैसे उभर आईं? सवाल बहुत थे, मगर जवाब एक भी नहीं। अब उसके शरीर में शुगर और भी ज्यादा कम होती जा रही थी। थकान तो थी ही, मगर जब खाने के लिए कुछ दिख ही नहीं रहा था तो खाएगा क्या और कैसे? कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। उसने घड़ी देखी, रात के 9 बज चुके थे। बाहर अंधेरा घेर आया था। वह फिर खिड़की की ओर बढ़ा, तभी अचानक लाइट चली गई। पहले से ही उसकी हालत खराब थी, उस पर बीच में बिजली का चले जाना कुछ ज्यादा ही अजीब था। साहब, आ रहे हो ना आज फिर से खाने? वही परिचित आवाज, किसी के कान के पास खड़े होने का एहसास उसे साफ हो रहा था। रोहित झटके से पीछे मुड़ा। उसकी नाक में फिर वही राइस प्लेट की खुशबू घुलने लगी। अब क्या करूं? अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, यह तय है, वह खुद से बड़बड़ाया। अब वह सुगंध उसे सम्मोहित करने लगी थी। अब बस एक ही आखिरी उपाय बचा है, वहीं जाना पड़ेगा। ऐसे मरने से अच्छा वैसा मरना ही सही। रोहित ने अपनी बची कुची ताकत बटोरी और लॉज के कमरे से बाहर निकला। नीचे आकर एक रिक्शा रोकी। ST स्टैंड जाना है। ठीक है साहब, रिक्शे वाले ने कहा और रिक्शा आगे बढ़ा दी। जैसे जैसे वह उस इलाके के करीब पहुंचता गया, वैसे वैसे राइस प्लेट की गंध उसके अंदर और गहराई से बसती जा रही थी। अब भूख असहनीय हो चुकी थी। हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। स्टेशन के पास पहुंचते ही उसने रिक्शा गली की ओर मोड़ने को कहा। कुछ ही मिनटों में वह फिर उसी जगह पहुंच चुका था जहां बारिश में उसे वह आदमी मिला था। रोहित रिक्शा से उतरा और जेब से निकली 50 रुपए की नोट बिना देखे ही रिक्शे वाले की तरफ बढ़ा दी। रिक्शे वाले ने चुपचाप पैसे लिए और रिक्शा मोड़कर थोड़ी दूर जाकर रुक गया। फिर सिर निकालकर बोला, साहब, कैसा लगा वहां का खाना? रोहित गली की ओर बढ़ ही रहा था कि यह शब्द सुनकर रुक गया। उसने चौंक कर रिक्शा वाले की ओर देखा और उसका कलेजा कांप उठा। कमजोरी के कारण अब तक उसे रिक्शा वाले का चेहरा ठीक से देखने का होश नहीं था, मगर अब उसकी शक्ल पूरी तरह साफ दिख रही थी। ये
ये तो वही आदमी था जिसने उसे उस कैंटीन के बारे में बताया था। रोहित ने देखा कि वह रिक्शा वाला उसे घूर कर वही विकृत मुस्कान दे रहा था। अब तक डर ने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया था, मगर भूख इतनी ज्यादा थी कि अब डर भी छोटा लग रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और जल्दी जल्दी उस गली में बढ़ने लगा। अंधेरी गली को पार करके वह फिर उसी कैंटीन के सामने पहुंच गया था। अंदर से खाने की गंध अब और भी तेजी से उसकी भूख को भड़का रही थी। बर्तनों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। जैसे ही उसने कैंटीन के अंदर कदम रखा, उसकी नजर सीधे उसी वेटर पर पड़ी। वह वेटर ठीक उसी जगह खड़ा था जहां कल रोहित बैठा था, मानो उसी का इंतजार कर रहा हो। वेटर के हाथ में एक ट्रे थी जिसमें एक भरी हुई राइस प्लेट रखी थी। रोहित की नजर अब उस खाने पर थी। जल्दी से वह टेबल तक पहुंचा और वेटर ने ट्रे में रखी प्लेट टेबल पर रख दी। फिर वह बस खड़ा होकर रोहित को देखने लगा। रोहित ने प्लेट की ओर देखा और फिर एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। अब उसे खाने की असली कीमत समझ आ गई थी। फिर अगले ही पल वह उस राइस प्लेट पर टूट पड़ा, जैसे कोई भूखा जानवर जो बरसों से भूखा हो। खाने के कुछ कौर पेट में जाते ही रोहित को काफी राहत महसूस हुई। भूख की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगी और अब उसे अपने आसपास के माहौल का एहसास होने लगा। उसने इधर उधर नजर घुमाई। आज भी वही लोग कैंटीन में मौजूद थे। एक नौजवान, एक वृद्ध अंधा व्यक्ति, एक हवलदार और एक जोड़ा। उसके पास खड़ा वेटर अभी भी वहीं खड़ा था, रोहित को उसी भूख से तड़पते हुए खाते हुए देख रहा था। रोहित का खाना खत्म हो चुका था। उसकी भूख अब शांत हो चुकी थी। वह उठने लगा और बिल देने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन तभी वेटर बोला, आपका बिल पहले ही दर्ज हो चुका है। रोहित ने यूं ही मेनू कार्ड की ओर देखा। राइस प्लेट के सामने 10 लिखा था, जबकि कल रात तो वहां 5 लिखा हुआ था। उसने ज्यादा सोच विचार नहीं किया। 24 घंटे बाद अचानक इतनी मात्रा में भोजन पेट में जाने के कारण उसे एक अजीब सी उनींदी सी महसूस होने लगी और वह फिर से कुर्सी पर बैठ गया। एक अजीब तरह की थकावट उस पर हावी होने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं, मानो खाने में कोई नशीला पदार्थ मिला हो। लेकिन आंखें बंद होते होते उसने जो दृश्य देखे वे बेहद भयावह थे। अचानक वह नौजवान अपनी जगह से उठकर अपनी प्लेट को घूरते हुए चीखने लगा। रोहित की उनींदगी एक झटके में टूट गई और उसने आंखें फाड़कर ठीक से देखा। वह नौजवान अपनी प्लेट को घूरते हुए लगातार चिल्ला रहा था, लेकिन प्लेट पूरी तरह खाली थी। रोहित ने ध्यान से उस नौजवान की ओर देखा। उसके बाएं हाथ की 4 उंगलियां कटी हुई थीं और पूरा हाथ खून से सना हुआ था। रोहित के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तभी अचानक वह अंधा वृद्ध आदमी कुर्सी पर बैठे बैठे कराहने लगा। उसकी नजर भी उसकी प्लेट पर टिकी हुई थी। फिर उसने अपने आंखों पर लगा काला चश्मा उतार दिया और रोहित का खून जम गया। उस आदमी की आंखों की जगह बस 2 गहरे खून से भरे गड्ढे थे। उसके पास आंखें थी ही नहीं। यह सब हो ही रहा था कि अचानक हवलदार भी जोर से चीखते हुए कुर्सी से उछला। रोहित ने उसकी ओर देखा। उसके दाएं कान की जगह सिर्फ एक भयानक घाव था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका कान ही काट दिया हो। अब उसकी नजर उस जोड़े की ओर गई, लेकिन वे दोनों अब भी पूरी तरह शांत थे। वे बस अपनी अपनी प्लेट को देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। रोहित का दिमाग फिर से उनींदा होने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा। मोबाइल की तेज घंटी बजी। रोहित झटके से जाग उठा। वह अपने लॉज के कमरे में बिस्तर पर था। वह घबराकर उठकर खड़ा हो गया। कल रात तो मैं वहां था, फिर यहां कैसे आया और यह सब हो क्या रहा है? उसका दिमाग पूरी तरह उलझ गया था। कल रात देखे गए वे भयानक दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। मैं आखिर किस चक्रव्यूह में फंस गया हूं? उसने रात की सारी घटनाओं को एक एक करके याद करने की कोशिश की। रात जब मैंने खुद को आईने में देखा था तब मैं कितना अजीब दिख रहा था। उसने अब आईने की ओर देखा। अब वह पहले की तरह सामान्य दिख रहा था, लेकिन कल रात मैंने आईने में जो देखा था वह क्या था? उसने जल्दी से अपनी शर्ट उतारी
और जैसे ही उसने अपने सीने की ओर देखा, उसे बिजली का झटका सा लगा। अब उसकी छाती पर कुल 15 रेखाएं उभरी हुई थीं। इन रेखाओं का मतलब क्या हो सकता है? और वे लोग, वह अंधा आदमी जो 2 साल पहले मर चुका था, वह कैंटीन में कैसे हो सकता है? शांतिलाल मुंद्रा, यह सब कितना भयावह था। लेकिन अब मैं इसमें फंस चुका हूं। अब आगे क्या होगा? उसका दिमाग इन सवालों से घिरा हुआ था। तभी अचानक मोबाइल फिर से बजा। स्क्रीन पर श्रेया का नाम चमक रहा था। उसने बिना कुछ सोचे कॉल उठा लिया। क्या रे, अभी तक सो रहा था? श्रेया की आवाज आई। हाँ, बस अभी उठा, रोहित ने कहा। सॉरी यार, कल पूरा दिन तुझे एक भी कॉल नहीं कर पाई। कंपनी की मीटिंग्स में बिजी थी। कोई बात नहीं। तू ठीक तो है ना? और मेरी याद आती है ना तुझे? श्रेया ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, लेकिन परसों रात से वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि अचानक फोन कट गया। नेटवर्क तो पूरा था, फिर भी। श्रेया यानी रोहित की मंगेतर। अगले ही महीने दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन अचानक सेमिनार के लिए रोहित को यहां आना पड़ा था। श्रेया भी नासिक में ही जॉब कर रही थी। अब रोहित की उलझन और भी बढ़ चुकी थी। क्या हो रहा है मेरे साथ? रोहित ने श्रेया का नंबर डायल किया। उसने तुरंत कॉल उठा लिया। सॉरी, मुझे नहीं पता कि फोन कैसे कट गया। तुम कुछ बता रहे थे? हाँ, तुम्हारे पास सुनने का वक्त है ना? क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वह बहुत ही अजीब और उतना ही जरूरी भी है। रोहित बोला। बोलो, मैं सुन रही हूँ। परसों रात जब मैं यहां पहुंचा तब 3 बजे थे। मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैं एसटी स्टैंड के बाहर निकला कि कहीं कोई होटल या खाना मिलने की जगह खुली हो। रोहित इतना ही कह पाया था कि श्रेया ने अचानक बीच में बोल दिया। और फिर तुम्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन एक सुनसान गली में तुम्हें एक आदमी मिला जिसने तुम्हें एक कैंटीन का पता दिया। फिर तुम वहां गए। वहां सब कुछ अजीब था। तुमने वहां खाना खाया और अब तुम्हें उस खाने के अलावा कोई और खाना और पानी दिख ही नहीं रहा, यही ना? रोहित को जोर का झटका लगा। लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता? वह चौंक कर बोला। लेकिन श्रेया ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। बोलो ना, तुम्हें यह सब कैसे पता? रोहित ने दोबारा पूछा। उसे छोड़ो, लेकिन आज रात तुम वहां जाने वाले हो, है ना? अब श्रेया की आवाज कुछ घबराई हुई और भारी लगने लगी थी। नहीं, मैं वहां नहीं जाने वाला। लेकिन श्रेया, तुम्हें यह सब कैसे पता? अब रोहित का दिमाग सुन्न होने लगा था। बोलो ना, आज रात आओगे ना? अब उसकी आवाज में किसी पुरुष की आवाज भी मिलती हुई लग रही थी। और फिर अचानक एक आदमी की जोरदार हंसी सुनाई देने लगी। साहब, आज रात भी आइए खाने के लिए। अब श्रेया नहीं, बल्कि वह कैंटीन का वेटर बोल रहा था। रोहित ने झट से अपने फोन की स्क्रीन देखी। फोन तो कब का कट चुका था, तो फिर दूसरी तरफ से आवाज कैसे आ रही थी? और अगर फोन कट चुका था तो श्रेया की आवाज में यह कौन बोल रहा था? हेलो, कौन बोल रहा है? रोहित ने घबराकर पूछा। आज रात आपका इंतजार रहेगा साहब। इतना कहकर दूसरी तरफ की आवाज अचानक बंद हो गई। अब रोहित को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अगला 1 घंटा वह वैसे ही बिस्तर पर बैठा रहा, बेचैनी में डूबा हुआ। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह भूत प्रेत या तंत्र मंत्र जैसी किसी भी चीज से कई गुना ज्यादा अजीब है। लेकिन क्या यह सिर्फ मेरी नजरों का भ्रम हो सकता है? हो सकता है इसी वजह से मुझे कोई भी खाना या पानी दिख ही नहीं रहा। नजर का भ्रम? रोहित ने तुरंत अपने फोन में यूट्यूब खोला और अपने पसंदीदा खाने का नाम टाइप किया। लेकिन सर्च रिजल्ट देखकर उसकी रूह कांप गई। हर वीडियो के थंबनेल में सिर्फ खाली प्लेट्स दिखाई दे रही थी। उसने एक वीडियो प्ले किया। वीडियो में एक आदमी वह डिश बनाने की विधि समझा रहा था और खाना पका रहा था। लेकिन वहां कोई सामग्री, कोई बर्तन, कोई खाना, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक खाली कढ़ाई, खाली बर्तन और अंत में एक खाली प्लेट। अब उसने एक एक करके 4 और वीडियो देखे। सभी में यही हो रहा था, जैसे मेरी नजरों से खाना और पानी की पूरी अवधारणा ही मिटा दी गई हो। तो यह सिर्फ मेरा भ्रम नहीं हो सकता। फिर यह क्या हो सकता है? क्या मैं अपना मानसिक संतुलन खो रहा हूं? सुबह के 10 बज चुके थे। रोहित ने गूगल पर नजदीकी मनोचिकित्सकों के नंबर सर्च किए। वह अब भी इसे मानसिक समस्या ही मान रहा था।
उसे पता चला कि एक डॉक्टर का क्लिनिक सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। वह तैयार हुआ और वहां जाने के लिए निकल पड़ा। वह एक इमारत के चौथे मंजिल पर स्थित क्लिनिक पहुंचा। सीढ़ियों के पास खड़े होते ही उसने क्लिनिक के नंबर पर फोन किया। डॉक्टर अभी अभी आए थे। वह लिफ्ट में चढ़ा और चौथी मंजिल पर उतरकर क्लिनिक के रिसेप्शन पर पहुंचा, लेकिन रिसेप्शनिस्ट की कुर्सी खाली थी। वह कुछ देर वहीं असमंजस में खड़ा रहा। तभी स्पीकर से आवाज आई, आप अंदर आ सकते हैं। रोहित ने सामने दिख रहे दरवाजे को खोला और अंदर चला गया। डॉक्टर उसके सामने टेबल के पीछे बैठे थे। 55 से 60 साल की उम्र, आंखों पर चश्मा, हल्के सफेद बाल और फॉर्मल ड्रेस में। बैठिए, बताइए, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर, मेरा नाम रोहित दाते है। इतना कहकर उसने एसटी स्टैंड पर उतरने से लेकर अब तक उसके साथ हुई हर अजीब घटना डॉक्टर को विस्तार से बता दी। डॉक्टर थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, ओके, अजीब है। आप कह रहे हैं कि आपको खाने का कोई भी सामान या पानी दिखाई ही नहीं देता, लेकिन उस खास कैंटीन में जाने के बाद ही आप खाने और पानी को देख पाते हैं और खा सकते हैं। डॉक्टर सूरज ने विकास की पूरी बात ध्यान से सुनी। डॉक्टर प्लीज बस एक बार मेरे साथ उस कैंटीन तक चलिए। विकास ने कहा, ठीक है चलो। डॉक्टर बोले। कार गली के पास रुकी। विकास ने इशारा किया, यही वो कैंटीन थी, लेकिन सामने सिर्फ एक जर्जर टूटी हुई इमारत खड़ी थी। टूटी दीवारें, वीरानी, सन्नाटा। डॉक्टर ने देखा और कहा, विकास, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये जगह तो सालों से बंद पड़ी है। नहीं डॉक्टर, मैं सच कह रहा हूँ, यही मैंने खाना खाया था, विकास ने जवाब दिया। डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, मुझे लगता है तुम्हें इलाज की जरूरत है, चलो वापस चलते हैं। विकास चुपचाप कार में बैठ गया, लेकिन उसका मन अब और बेचैन था। क्या वाकई सब कुछ सिर्फ उसकी कल्पना थी?